Welcome back again in my class. Today we are going to discuss about the causes for the decline of Indian handicrafts. इस क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था वो किस प्रकार से कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके क्या क्या कारण है. ठीक है, आइए देखते हैं. फर्स्ट इज ओवरबर्डन ऑफ टैक्सेस. ओवरबर्डन ऑफ टैक्सेस. Students, as you know that as British came India, after that they changed the condition of artisans and peasants. Why? Because they impose high tax on them. Because of the high burden of taxes, peasants and artisans both were totally dependent on the money lenders. Okay, they were taking money from the money lenders. Okay, but as they did not repay the money of money lenders, then they were lost their लैंड. ओके, जब मनी लेंडर को वो मनी रिपे नहीं करते थे, वापस नहीं करते थे, लौटाते नहीं थे, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि उनकी जो ज़मीन थी, है ना, वो ज़मीन मनी लेंडर ले लेता था. इस प्रकार से जो पेशेंट्स थे वो उनकी ज़मीनें, अपनी ज़मीनें किसके पास चली जाती थी? मनी लेंडर्स के पास चली जाती थी. ठीक है, तो नाउ दे वर फोर्स्ड टू डू द वर्क एज द लेबर. ठीक है, अब वो क्या करते थे? जब उनके पास ज़मीन नहीं रहती थी तो वो एक लेबर के रूप में काम करते थे. ठीक है, पहला कारण क्या है? ओवरबर्डन ऑफ टैक्स. तो टैक्स बढ़ा जिसकी वजह से अब वो चूंकि और टैक्स बढ़ने की वजह से उनका जो ज़मीन था वो ज़मीन छीन लिया गया. नाउ दे कुड नॉट डू द एग्रीकल्चर, सो दे स्टार्टेड टू डू द वर्क एज द लेबर. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट काज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट. ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसा कि हमने बताया कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था व्यापार करना. ठीक है, और वो व्यापार करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तैयार थे. अब वो क्या कर रहे थे कि चूंकि जो भारत के वीवर्स थे, यानी कि जो भारत के आर्टिसंस थे, है ना, सिंपली हम आर्टिसंस कहेंगे कि भारत के जो आर्टिसंस थे, ठीक, अब वो टोटली किस पे डिपेंड थे? ब्रिटिश ट्रेडर्स पे डिपेंड थे. ठीक है, तो ब्रिटिश ट्रेडर्स क्या करते थे? ब्रिटिश ट्रेडर्स भारतीय जो आर्टिसंस थे उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे. दे मेड अ प्रेशर ऑन द आर्टिसंस टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ वेरी चीप रेट. ओके, नाउ व्हाट प्रॉब्लम केम इन फ्रंट ऑफ द आर्टिसंस? फर्स्ट प्रॉब्लम इज as previously they were getting the share of grains from the peasants, but as peasants started to lost their land, means they did not able to do the agriculture because they did not have their own land, because the land of the peasants taken by the money lender. So what happened? Now peasants started to the other work. अब चूंकि जो आर्टिसंस थे पहले क्या करते थे? सामानों को बना के किसानों को देते थे और उसके बदले में किसानों से ग्रेन्स लेते थे. ठीक है, लेकिन अब किसान के पास ज़मीन ही नहीं है तो वो ग्रेन्स कहाँ से लेंगे, है ना, तो वो ग्रेन्स नहीं ले पाते थे. नंबर एक ये प्रॉब्लम आया आर्टिसंस के सामने. नंबर दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि एज ब्रिटिश ट्रेडर्स मेड द प्रेशर ऑन द आर्टिसंस टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द वेरी चीप रेट. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब चीप रेट यानी कि सस्ते दाम पे जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किए तो दे कुड नॉट गेट द वेज ऑफ देयर हार्ड वर्क. ठीक है, अब जो मेहनत करते थे आर्टिसंस, जो चीज़ें बनाते थे, उसके बदले में उनको प्रॉपर वेज नहीं मिलता था. सो दैट दे स्टॉप देयर वर्क एंड दे स्टार्टेड टू डू द अदर वर्क. अब देखिए एडवांस पेमेंट क्या है. पहली चीज़ कि जब ब्रिटिश भारत में आए, ठीक है, तो वो क्या करते थे? जब कपड़े का डिमांड यूरोप में बढ़ गया, व्हेन द डिमांड ऑफ द क्लॉथ इंक्रीज्ड इन ब्रिटेन, आफ्टर दैट द ब्रिटिश ट्रेडर्स, ओके, ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड टू गिव, ओके, एडवांस पेमेंट टू द आर्टिसंस. ओके, अब आर्टिसंस को एडवांस पेमेंट देना शुरू कर दिए. ठीक है, जो आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनको एडवांस पेमेंट दिया जाता था, लेकिन वो एडवांस पेमेंट क्या था? बहुत थोड़ा दिया जाता था, बहुत कम पैसे दिए जाते थे. ठीक है, अब चूंकि एडवांस पेमेंट ले लेने के बाद, ठीक है, एज आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स टेकन एडवांस पेमेंट, नाउ दे कुड नॉट सेल देयर प्रोडक्ट टू द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स. ठीक है, अब वो दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स को अपने सामान को बेच नहीं सकते थे. ठीक है, इवन अगर दूसरे ट्रेडर्स उनको फ़ायदा भी दे रहे हैं तो भी वो अपने सामान को उनको नहीं बेच सकते थे. क्यों? बिकॉज दे ऑलरेडी टेकन व्हाट? एडवांस पेमेंट. एंड इन दिस वे देयर कंडीशन बिकेम वेरी वर्स बिकॉज दे केम अंडर द ग्रिप ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स. ओके, dependent upon the merchants
ओके, एंड ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, ध्यान देना। अब क्या हुआ कि जो भारतीय आर्टिसंस थे, है ना, दे डू नॉट हैव देयर लिंक विद द अदर कंट्रीज, उनका बाहरी देशों से कोई संपर्क नहीं था, ठीक है। वो टोटली मर्चेंट्स और ट्रेडर्स पे डिपेंड थे अपने गुड्स को सेल करने के लिए, ठीक है। तो अपने गुड्स को सेल करने के लिए जब वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स पे डिपेंड थे, तो ये जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे, दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट देम इजिली, ओके, मीन्स they were not giving proper price of the goods what were produced by the artisans and the craftsmen, okay. So the condition of merchants and traders became very worse. They now forced to give up their traditional job and they started to do the other job, okay. Okay, next is Colico Act. Actually, Colico Act passed in 1720. Okay, students, you should know that as the demand of Indian cloth, okay, basically cotton cloth, silk cloth, and woolen cloth, okay, had a great demand in Britain. Because of the high demand of the Indian cloth in Britain, the local British artisans feared. Now, they started to make the pressure on the government, okay, to ban the Indian cloth. जो लोकल वीवर्स थे, यानी कि जो लोकल आर्टिसंस थे, अब उन्होंने क्या किया, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने लगे। जैसे उन्होंने देखा कि भारतीय कपड़े इतने अच्छे हैं कि उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि वो भारत में तैयार हुए कपड़े को ब्रिटेन में आने से रोक दे, ठीक है। जो भारत में कपड़े तैयार हो रहे हैं उनको ब्रिटेन में आने से रोक दे, ठीक। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1720 में कॉलिको एक्ट पास किया, ठीक है। अब इस कॉलिको एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो प्रिंटेड क्लॉथ थे, है ना, जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ थे, दे वर टोटली बैंड इन द ब्रिटेन, ठीक है। गवर्नमेंट पास्ड कॉलिको एक्ट इन 1720 एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलिको एक्ट द इंडियन प्रिंटेड, ठीक है, द इंडियन प्रिंटेड cotton cloth totally banned in Britain. So Indian textiles deprived by the passing of Colico Act. Okay, this is also a major reason for the decline of Indian handicraft. Industrial revolution in Britain. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इन सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, ठीक है। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ब्रिटेन में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम डिफरेंट क्लॉथ्स स्टार्टेड टू प्रोड्यूस बाय द मशीन, ठीक है। मीन्स in England now cloths started to produce by the help of machine because numbers of the machines invented, okay, in Britain, such as spinning jenny which was invented by the John Key in 1764, ठीक है। जॉन की ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अब स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद, ठीक है, अब भारत में वुमेन की तरह अब अलग से चरखा और तकली का यूज़, है ना, पर्टिकुलर एक वुमेन नहीं करेंगी। यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होने के बाद एक साथ कई मशीनों को, एक साथ कई तकली को एक साथ रोल किया जा सकता था और कई चरखों को एक साथ घुमाया जा सकता था, ठीक है। तो दिस वाज बिकम वेरी हेल्पफुल, ओके। एंड सेकंड इज स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आल्सो इन्वेंटेड बाय द रिचर्ड आर्कराइट, okay, because of the invention of spinning jenny and steam engine, it was become very easy for the weavers, okay, who were weaving the cloth in Britain, okay. So what happened, because of the inventions of these machines, now cloths could produce highly, okay, in the short period of time. अब थोड़े ही समय में काफ़ी ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होना शुरू हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मशीनों के आविष्कार से लेबरों की आवश्यकता नहीं थी, है ना, कम लेबर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं, केवल स्टीम इंजन और स्पिनिंग जेनी के साथ साथ और भी मशीनों का आविष्कार हुआ। वहाँ पे केमिकल कलर्स का भी यूज़ होना शुरू हो गया। तो बिकॉज ऑफ द केमिकल कलर, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स, नाउ इट वॉज बिकम वेरी ईजी, ओके, टू वेव द क्लॉथ इन ब्रिटेन। नाउ इन ब्रिटेन, ब्रिटिश वर्कर्स, okay, British artisans produced high
क्लॉथ्स इन द कंट्री। ठीक है, अब क्या हुआ कि कपड़े जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्रिटेन में प्रोड्यूस होना शुरू कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या आया कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मशीन मेड गुड्स तैयार होना शुरू हो गया ब्रिटेन में, तो अब ये मशीन मेड गुड्स जो थे वो केवल ब्रिटेन में ही नहीं सेल होते थे, वो पूरे के पूरे यूरोपियन मार्केट में सेल होना शुरू कर दिया गया। ठीक है, वो पूरे के पूरे यूरोपियन मार्केट को कवर कर लिए, और उसके अलावा इनके कपड़े जो थे ब्रिटिश के, वो कपड़े अमेरिका में भी बेचे जाने लगे, अफ्रीकन मार्केट्स में भी बेचे जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ क्या कि जो इंडियन वीवर्स थे, है ना, नाउ दे कुड नॉट मेक द कंपटीशन विद ब्रिटिश क्लॉथ, ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ। क्यों? क्योंकि इंडियन जो क्लॉथ थे वो ट्रेडिशनली बुने जाते थे, है ना, तो कहने का मतलब उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था, और इनकी जो कलर्स होते थे वो केमिकल कलर्स नहीं, वो नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते थे। तो इस तरीके से इनके कपड़े और उनके कपड़े में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया, है ना, इवन प्राइस का काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो भारतीय कपड़े थे ये केवल भारत में ही कंपटीशन नहीं ले पाए, ये भारत के अलावा यूरोपियन मार्केट और अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कंपटीशन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से अब इनके जो कपड़े थे, है ना, वो बाकी अन्य मार्केट में, दूसरे देशों के मार्केट में सेल होने टोटली बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों ने ज़्यादा लाइक इसको किया, ब्रिटिश क्लॉथ को किया। ठीक है, तो ब्रिटिश क्लॉथ जो था ये टोटली अपना क्या किया, डोमिनेशन कर लिया, और इस तरीके से जो भारतीय विवर्स थे दे वे आर फोर्स टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल जॉब, नाउ दे फोर्स टू डू द एग्रीकल्चर वर्क, आर दे वे आर डूइंग द लेबर वर्क इन टू द अदर प्लेसेस। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि इसके अलावा, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय कपड़ों पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की वजह से अब भारतीय जो व्यूअर्स थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि वो अपने कपड़े को बेच सके। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल रीड इट वेरी केयरफुली एंड लिसन। एक्चुअली जो चार्टर एक्ट 1813 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने ये चार्टर एक्ट पास क्यों किया? इस चार्टर एक्ट को पास करने का मेन मकसद था कि अपने यहाँ के तैयार मशीनों के द्वारा तैयार किए गए गुड्स को भारत में बेचना। ठीक है, नाउ चार्टर एक्ट 1813 ओपन द गेट ऑफ इंडिया टू ब्रिटिश। नाउ दे वेयर कमिंग इन इंडिया टू सेल देयर मशीन मेड goods. Now they need not to buy the manufactured cloth from the country. Okay, they were coming into the country to sell their machine made goods and they were only taking the raw materials. Okay, वो क्या करते थे, अब भारत से केवल रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और बाकी वहाँ से ले जाकर के मशीन मेड गुड्स जो थे वो ला करके भारत में बेचते थे। आ रहा समझ में? अब देखिए क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल्स वो ले जा रहे हैं, आ रहा समझ में, रॉ मटेरियल्स ले जा रहे हैं और जो अपने कपड़े को ला के बेच रहे हैं, तो कपड़े को जो ला करके बेच रहे हैं, पहले क्या होता था कि कपड़े अगर बाहर से, यानी कोई भी व्यापारी गुड्स को बाहर से लाके भारत में बेच रहा है तो उस पर टैक्स लगता था। ठीक है, बट चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार, ठीक है, अब ब्रिटिश के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। नाउ दे वेयर टोटली फ्री टू सेल देयर मशीन मेड गुड्स इन इंडिया, ओके, विदाउट पेइंग एनी टैक्स एंड विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। ओके, टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भारत में रेलवे डेवलपमेंट हुआ तो इससे तो हमारे इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट है उसको डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसा आपने पीछे देखा कि एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, दूसरा चार्टर एक्ट पास कर दिया गया, कोलिको एक्ट पास कर दिया गया, है ना, तो नंबर्स ऑफ द एक्ट्स पास्ड एंड by the industrial revolution when machine made goods coming in India. Okay, now what happened, this railway help, okay, to distribute the machine made goods of British in the different places. Okay, अब क्या हुआ कि जो मशीन मेड गुड्स थे जो भारत में आ रहे थे, रेलवे के द्वारा उसको विभिन्न स्थानों पे भेजना आसान हो गया, वो आसानी से अपने गुड्स को विभिन्न स्थानों पे भेज करके आसानी से बेच सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि जब रेलवे डेवलप हुआ इंडिया में, तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश के गुड्स को बेचने में आसानी हुई। ठीक है, और इसकी वजह से, है ना, हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट टोटली डिक्लाइन हो गया। दीज आर द मेजर काजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ओके, अब देखिए क्या हुआ
कि ये जो मेजर काजेज हमने देखा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भारत का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है ना. द कंडीशन ऑफ इंडिया बिकेम वेरी वर्स. हाउ? बिकॉज एज द इंडियन क्राफ्टमैन and as the Indian artisans lost their job, now they started to search a new job. Some artisans started to do the agriculture and some artisans became the labor. ठीक है. Besides that in India robbery increased. ठीक है, मतलब कहने का कि भारत में लूटपाट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जगह जगह लूटपाट देखने को मिल रहा था. ठीक है, तो इस तरीके के कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं हमको. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन पीपल थे, है ना, जो इंडियन आर्टिसंस थे, उन्होंने अपना जॉब क्या किया, लॉस्ट कर दिया था. ठीक है, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. इस क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था वो किस प्रकार से, कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके क्या क्या कारण है. ठीक है, आइए देखते हैं. First is overburden of taxes. Overburden of taxes. Students, as you know that as British came India, after that they changed the condition of artisans and peasants. Why? Because they impose high tax on them. Because of the high burden of taxes, peasants and artisans both were totally dependent on the money lenders. Okay, they were taking money from the money lenders. Okay, but as they did not repay the money of money lenders, then they were lost their land. Okay, जब मनी लेंडर को वो मनी रिपे नहीं करते थे, वापस नहीं करते थे, लौटाते नहीं थे, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि उनकी जो ज़मीन थी, है ना, वो ज़मीन मनी लेंडर ले लेता था. इस प्रकार से जो पेशेंट्स थे वो उनकी ज़मीनें, अपनी ज़मीनें किसके पास चली जाती थी? मनी लेंडर्स के पास चली जाती थी. ठीक है, तो नाउ दे वर फोर्स्ड टू डू द वर्क एज द लेबर. ठीक है, अब वो क्या करते थे, जब उनके पास ज़मीन नहीं रहती थी तो वो एक लेबर के रूप में काम करते थे. ठीक है, पहला कारण क्या है? ओवरबर्डन ऑफ टैक्स. तो टैक्स बढ़ा, जिसकी वजह से अब वो, चूंकि और टैक्स बढ़ने की वजह से उनका जो ज़मीन था वो ज़मीन छीन लिया गया. नाउ दे कुड नॉट डू द एग्रीकल्चर, सो दे स्टार्टेड टू डू द वर्क एज द लेबर. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट काज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट.